हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरेस्ट से रिलेटेड 14 अधिकारों के बारे में। दोस्तों, इन अधिकारों के बारे में जानना आपके लिए अति आवश्यक है, इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए और अपनों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि पुलिस वाले किसी को भी जब मर्जी जहां से मर्जी उठा लेते हैं और कोई भी लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं। और चूँकि जो व्यक्ति अरेस्ट होता है उसको लीगल नॉलेज नहीं होती है, वो अपने राइट्स को नहीं समझता, नहीं जानता है, तो वो ऐसे ही बिना अरेस्ट मेमो के, बिना अरेस्ट के कितने कितने दिनों तक पुलिस स्टेशन में ही पड़ा रह जाता है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने कभी पेश ही नहीं किया जाता है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और अपने अधिकारों को सही से समझते हैं और अगर आपने इनमें से किसी भी अधिकार के बारे में पुलिस वाले से पूछ लिया तो उसके पसीने छूट जाएंगे और वो मजबूर हो जाएगा लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के लिए। हम आज बात करेंगे अरेस्ट से जुड़े सामान्य अधिकारों के बारे में जो सभी को अवेलेबल होते हैं। इस वीडियो के बाद बाकी भी वीडियो आएंगे जिसमें हम बात करेंगे औरतों के एक्सक्लूसिव राइट्स क्या हैं अरेस्ट पे, और उसके बाद बात करेंगे दूसरे वीडियो में कि जो माइनर होते हैं उनके एक्सक्लूसिव राइट्स क्या होते हैं अरेस्ट से रिलेटेड। जो पहला अधिकार है वो ये कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसको बताया जाए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 ऑफ CRPC और आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दोनों प्रोविज़न बात करते हैं कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उस व्यक्ति को ग्राउंड बताया जाएगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। सेक्शन 41B क्लॉज C ऑफ CRPC ये कहता है कि जो अरेस्टिंग ऑफिसर होगा वो अरेस्ट करते समय, यानी कि जब वो उसे अरेस्ट कर रहा होगा व्यक्ति को, उसी समय व्यक्ति को बताएगा कि वो जिस आदमी को, जिस अपने रिश्तेदार को नॉमिनेट करेगा उसको उसके अरेस्ट की जानकारी दे दी जाएगी। सेक्शन 50A ऑफ CRPC अरेस्टिंग ऑफिसर पे ड्यूटी इम्पोज कर देता है कि जब वो व्यक्ति को अरेस्ट करेगा तो अरेस्ट किए गए व्यक्ति के द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन को तुरंत, फोर्थविथ इसमें टर्म यूज़ किया गया है, तुरंत उसके अरेस्ट और किस जगह से उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसके बारे में जानकारी देगा। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सेक्शन 50A ऑफ CRPC अरेस्टिंग ऑफिसर पे ये ड्यूटी इम्पोज कर देता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्टेड पर्सन नॉमिनेट करेगा उसको तत्काल ये सूचित करेगा कि फला व्यक्ति को फला जगह से अरेस्ट कर लिया गया है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 ये बताता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो वो उस व्यक्ति को बेल से रिलेटेड सभी अधिकारों को बताएगा। सेक्शन 50 मैंडेटरी है और ये अपना मैंडेट आर्टिकल 22 क्लॉज 1 से कैरी करता है। जो फोर्थ राइट है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि सफिशिएंट ग्राउंड ना हो अरेस्ट करने के लिए। और सेक्शन 41 ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग जो पुलिस वाला अरेस्ट करेगा वो सेटिस्फाइड होना चाहिए और उसके पास एक रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहा है उसका अरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अरेस्ट के लिए सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो अरेस्ट इल्लीगल होगा। और बहुत सारे केसेस में बहुत सारे कोर्ट्स इंक्लूडिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े कंपनसेशन अरेस्टेड पर्सन को अवॉर्ड किया है। जो फिफ्थ राइट है वो सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC से लिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है तो अरेस्ट होने वाले व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अरेस्ट वारंट देखे। हालांकि जिस केस में, जिस ऑफेंस में व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होना चाहिए, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट वारंट की आवश्यकता नहीं होती है अरेस्ट करने के लिए। सिक्स्थ राइट है अरेस्ट मेमो के रिगार्डिंग। सेक्शन 41B ऑफ CRPC
अरेस्ट मेमो की बात करता है। जनरली होता क्या है कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाके अरेस्ट मेमो तैयार करते हैं, जबकि ये इल्लीगल है, क्योंकि अरेस्ट मेमो जहाँ पे व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा वो ऑन स्पॉट तैयार करना होता है। अरेस्ट मेमो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि अरेस्ट किए जाने वाले ऑफिसर के द्वारा तैयार किया जाता है, जिस पे अरेस्ट का टाइम, प्लेस, कहाँ से अरेस्ट किया जा रहा है और उसके फैमिली से किसी एक विटनेस का साइन लिया जाना चाहिए। हालांकि अगर वहाँ पे अरेस्ट किए जाने वाले व्यक्ति का कोई रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर अवेलेबल नहीं है तो उस लोकल एरिया के किसी रेस्पेक्टेबल आदमी का सिग्नेचर किया जाना ज़रूरी होता है और उस अरेस्ट मेमो पर जो ऑफिसर अरेस्ट करता है उसका डेजिग्नेशन और उसका नाम होना चाहिए। उस अरेस्ट मेमो को जो ऑफिसर अरेस्ट करेगा वो भी साइन करेगा और जो व्यक्ति अरेस्ट किया जा रहा है वो भी काउंटर साइन करेगा। 7th राइट है राइट अगेंस्ट यूज ऑफ फोर्स, यानी कोई भी अरेस्टिंग ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते हुए फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 46 CRPC ये कहता है कि अगर अरेस्टिंग पर्सन किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का प्रयास करता है और वो व्यक्ति फोर्सिबली रिसिस्ट करता है, यानी ताकत के साथ अरेस्ट का विरोध करता है, तो अरेस्टिंग ऑफिसर रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। जबकि सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 46 ऑफ CRPC ये कहता है कि अगर वह व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जाना है वो किसी भी ऐसे ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ तक की सज़ा हो सकती है, तो ऐसे केस में जो फोर्स का इस्तेमाल होगा वो उस व्यक्ति के मौत का कारण भी हो सकता है। जो 8वां अधिकार है वो है राइट अगेंस्ट अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। सेक्शन 49 ऑफ CRPC कहता है कि किसी भी अरेस्ट किए हुए व्यक्ति के अगेंस्ट सिर्फ उतने ही रेस्ट्रेनिंग पावर का इस्तेमाल किया जाए या उसी हद तक रेस्ट्रेन किया जाए जितना कि उसको भागने से रोकने के लिए ज़रूरी हो। जो 9वां अधिकार है वो मेडिकल का है। मेडिकल 2 तरह के होते हैं। पहला मेडिकल होता है जो कि किसी भी ऑफेंस में एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके, और जो दूसरा होता है वो किसी भी अरेस्टेड व्यक्ति की स्थिति को जानने के लिए कि अरेस्ट के समय उसकी क्या स्थिति रही है, फिजिकल या मेंटल, ये समझने के लिए मेडिकल करवाया जाता है। सेक्शन 53 कहता है कि किसी भी ऑफेंस में अगर एविडेंसरी वैल्यू को ऐड करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा। सेक्शन 53A कहता है कि जो व्यक्ति रेप का एक्यूज्ड होगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी है। और सेक्शन 54 है वो ये कहता है कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी है। अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाते हैं तो जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए तो वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी मेडिकल रीजन का हवाला देके, जैसे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है या व्हाटएवर, मतलब एक सब्सटेंशियल मेडिकल इशू जैसे चेस्ट में पेन है या कुछ ऐसे कोई सब्सटेंशियल मेडिकल इशू बता के अपना मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूर करवा लें। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर पुलिस रिमांड में एक्यूज्ड को भेज दिया जाता है तो पुलिस उसके साथ मारपीट नहीं करती, क्योंकि अगर पुलिस मारपीट करती है तो नेक्स्ट पेशी के वक्त जो एक्यूज्ड पर्सन है वो मजिस्ट्रेट से कह सकता है कि मेरे साथ मारपीटाई हुई है, और अगर उस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया और उसमें मारपीटाई की बात साबित हो जाती है तो जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा, जो पुलिस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि जो भी व्यक्ति अरेस्ट होता है वो सेक्शन 54 ऑफ CRPC के तहत अपना मेडिकल एग्जामिनेशन जरूर करवा ले। 10वां अधिकार अपने वकील से मिलने का अधिकार है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अनुसार जो व्यक्ति अरेस्ट किया जाएगा उसको अपने पसंद के वकील से मिलने या कंसल्ट करने का अधिकार होगा।
जबकि सेक्शन 41D ऑफ CRPC ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा और उसका इंट्रोगेशन किया जाना होगा, उस समय उसको अपने वकील से मिलने का अधिकार होगा। जबकि ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि पूरे इंट्रोगेशन के दौरान वकील से मिलने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। 11वां अधिकार है वो ये कि जिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ही होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खत्री वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और सेक्शन 57 ऑफ CRPC में ये स्पष्ट किया गया है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। जो 12th राइट है वो है राइट टू फ्री लीगल एड। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने 14th रिपोर्ट में ये कहा कि जिस समाज में रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है उस समाज के लिए मैंडेटरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि वो समाज एक्यूज्ड के लिए डिफेंस का अरेंज करे। 13th राइट है राइट टू फाइल अ कंप्लेंट। अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह से मारपीट की जाती है या अरेस्ट के समय या पुलिस कस्टडी में किसी भी तरह से मिसबिहेव किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो वह व्यक्ति कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में धारा 154 सबसेक्शन 1 में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और अगर पुलिस स्टेशन कंप्लेंट नहीं लेता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ही है, तो वह व्यक्ति कंसर्न्ड SP को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल कर सकता है सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC में, और वह व्यक्ति ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। 14th राइट जो दिया गया है वो राइट टू फाइल रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर किसी व्यक्ति के साथ पुलिस कस्टडी में मारपीट की जाती है, उसे टॉर्चर किया जाता है, किसी भी तरह से ह्यूमिलिएट किया जाता है, तो वह व्यक्ति सीधे रिट पिटीशन में किसी भी हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह का कस्टोडियल वायलेंस, चाहे वो रेप हो, डेथ हो या टॉर्चर हो, वो आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है और बेसिक ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है, जो कि रूल ऑफ लॉ पे एक करारा या गहरा घाव है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि टॉर्चर सिर्फ फिजिकल ही नहीं होता है, मेंटल एगोनी भी टॉर्चर के कैटेगरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति के साथ कस्टोडियल वायलेंस हुआ है उसको कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कंपेंसेशन उसके डिपेंडेंट्स को या डिसीज्ड पर्सन को कंपेंसेशन अवॉर्ड कर सकता है, और जो ऑफिसर वायलेंस किया है उसको पनिशमेंट भी दे सकता है। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ वीमेन ऑन अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट के रिगार्डिंग औरतों के क्या क्या एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। उसके आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ माइनर्स ऑन अरेस्ट। तो बने रहिए हमारे इसी वीडियो में, और अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।